जितने भी मेरे डियर हैं आप लोग को वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 17 नंबर का ये वीडियो लेकर आया हूं, जहां पे थ्योरी कंसेप्ट का जो ये हमारा सीरीज चल रहा है। सुबह 8 बजे प्रतिदिन वीडियो डलता है। आप ज़रूर जो है ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, एक ये जो वीडियो ला रहा हूँ इससे आपका कंसेप्ट थ्योरी क्लियर होता है, ठीक है ना। शाम में जो आपका 6 बजे वीडियो आता है वो MCQ, वो प्रैक्टिस के लिए आता है। वो आपके नॉलेज को ढूंढता है कि आप कितना पढ़े हैं, MCQ का जवाब दीजिए। लेकिन सुबह में ये लाता है आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। RBC शरीर का एकमात्र कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। माय डियर, आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो सेल है उसमें केंद्रक होता है, लेकिन RBC एक ऐसा सेल है बॉडी का, जो RBC रेड ब्लड सेल, यह इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमारे बॉडी के लिए पूछता है कि हमारे बॉडी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो है यूनिट कौन सा है, तो वो होता है अपन सेल। उसी प्रकार से नर्वस सिस्टम में जिसमें आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल आता है, ठीक है ना। तो इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होगा वो न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन एक प्रकार का सेल है जो हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल है, उसी प्रकार से ब्रेन का सेल जो है न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। ब्रेन क्रेनियल कैविटी में स्थित है। हमारा जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन क्रेनियल कैविटी में स्थित होता है। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गेन हैं सब किसी न किसी गुहा में स्थित है, ठीक है ना। गुहा मतलब एक प्रकार के गड्ढा, छिद्र, समझ लीजिए। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन के स्रावन के रेगुलेट करता है। कहने का मतलब है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, यह हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के एरिया में पाया जाता है और यह पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी सीक्रेट होता है हार्मोन, उसको नियंत्रण करता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी को ताप का भी रेगुलेट करता है, टेम्परेचर का। समझ गए, याद रखिएगा। आगे है, एक स्वस्थ मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आप लोगों को पता है। सेंटीग्रेड में इतना, फ़ारेनहाइट में इतना, याद रखिएगा, नॉर्मल। आगे बढ़ता हूँ। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग ANS कहते हैं। एक होता है CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। अनैच्छिक मतलब जो आपकी इच्छा से नहीं चलता हो, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता हो। तो शरीर के अनैच्छिक जो भी आपके इच्छा के बिना होने वाला काम है, उस पर कंट्रोल कौन करता है? यह ANS करता है, ध्यान रखिएगा। आगे है, हृदय जो होता है बंद मुट्ठी के समान एक मसल्स का बना हुआ खोखला अंग होता है जो थोरेसिक कैविटी में स्थित है। माय डियर, हार्ट हमारा एक हार्ट होता है, 4 चैम्बर होता है। इस 4 चैम्बर वाला जो हार्ट है यह मुट्ठी के समान आपका होता है और यह हमारे थोरेटिक कैविटी वाले एरिए में स्थित होता है। यहाँ पे देख लीजिए, हार्ट में 4 चैम्बर पाया जाता है, 2 आलिंद और 2 नीले होता है। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला आलिंद होता है एट्रियम और नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है, पीयूष ग्रंथि को शरीर के मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारे जो है हार्मोन को रिलीज करने के साथ रेगुलेट भी करता है। आगे बढ़ता हूँ। आइरिस जो होता है आँख का पार्ट है, याद रखना पड़ेगा। पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि मिक्स टाइप का ग्लैंड है, जिसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह के काम होता है। ओके। आगे है, एक हृदय चक्र यानी जो कार्डियक साइकिल होता है वह 0.8 सेकेंड की होती है, अर्थात एक एडल्ट का हृदय का 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यानी धड़कने की बात होगा तो आप लोग जानते हैं 70 से 80 के बीच में होगा तो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो लगभग 72 एवरेज माना जाता है। और कार्डियक साइकिल का अगर समय पूछेगा तो 0.8 सेकेंड, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। मनुष्य में फेरिंग्स, ग्रसनी, श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों का ही भाग है।
माय डियर, इसीलिए आप लोग पढ़ते होंगे तो पता होगा कि यह रिस्पायरेशन वाले में भी आता है और यह जो है डाइजेशन वाले भी आता है, कॉन्फरेंस। इसीलिए इसे जो है आपको कॉमन कहा जाता है, कॉमन साइट, यह दोनों में पाया जाता है। ओके ना। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे स्टोमेक, आमाशय में भोजन का पार्शियली डाइजेशन होता है। कहने का मतलब है कि भोजन जो होता है पेट में आंशिक रूप से जो है पाचन का काम होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है, ठीक है ना। पूर्ण रूप से पाचन का काम आंत में होता है, जबकि आंशिक रूप से पूछेगा तो वह आपका आंशिक रूप से कहाँ होता है, आंशिक रूप से जो है पेट में होता है। आगे है लैरिंग्स, श्वसन तंत्र का भाग है, ठीक है ना। इसे स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो लैरिंग्स के बारे में समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं मिडवाइफरी के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए। डिलीवरी के बाद शुरू के 3 से 4 दिनों तक माँ के स्तनों से सीक्रेट होने वाला गाढ़ा पीला दूध को कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो कि पोषक, सुपाच्य तथा विरेचक लैक्सेटिव प्रभाव वाला होता है। यह नवजात के इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। माय डियर, जो स्टार्टिंग के बच्चे जन्म के स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन तक जो गाढ़ा पीला वाला जो दूध सीक्रेट होता है वह कोलोस्ट्रम मिल्क होता है, समझ गए। एक कोलोस्ट्रम मिल्क जो है पोषक तत्व से भरपूर, सुपाच्य और विरेचक होता है, ठीक है ना, जो नवजात को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है, ध्यान रखिएगा। आगे है नवजात शिशु का आरंभिक काल, आरंभिक आकलन, इनिशियल असेसमेंट अपगार स्कोर द्वारा किया जाता है, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद अपगार स्कोर से असेसमेंट करना चाहिए। आपको पता है अपगार में जो है 5 चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीज़ों से जो है आप उसका आकलन कर सकते हैं। आगे है अपगार स्कोर द्वारा नवजात का असेसमेंट जन्म के पहले मिनट तथा 5वें मिनट पर किया जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म ले तो अपगार स्कोरिंग द्वारा नवजात का आकलन जन्म के पहले मिनट अर्थात 5 मिनट पर किया जाता है। 1 या 5 मिनट पर जो है इसको हम लोग करते हैं अपगार स्कोर। आगे है सामान्य नवजात के बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बच्चा जन्म लेता है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताएं। तो आपको ये इतना जो है इसके बीच में दे देगा तो राइट मार दीजिएगा। आगे है नवजात की पल्स रेट 120 से 60 प्रति मिनट होता है। शिशु के रोते समय इसमें हल्की वृद्धि हो सकती है। तो अगर पल्स रेट एक नॉर्मल का बात करता है तो 70 से 80 के बीच नॉर्मल माना जाता है। वहीं पे एक बच्चा नवजात है तो उसमें यह जो है बढ़कर 120 से 60 रहता है, ध्यान दीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। नवजात की सामान्य रिस्पायरेशन रेट 40 से 60 प्रति मिनट होता है। जहाँ पे एक व्यक्ति का 16 से 18 होता है सामान्य श्वसन दर, तो वहीं पे बच्चा का यह 40 से 60 होता है, ध्यान रखिएगा। बच्चा मीन्स नवजात बच्चा। अब आगे है हाइड्रोसिफलस, मस्तिष्क के संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस आदि स्थितियों के दौरान जो है शिशु के फ्रंटली अधिक उभरे हुए वाइडली सेपरेटेड हो सकते हैं, जबकि निर्जलीकरण के दौरान ये अधिक दबे हुए होते हैं। माय डियर, कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए हाइड्रोसिफलस क्या होता है। तो हाइड्रोसिफलस जो होता है यह मस्तिष्क में पानी भरने के कारण मस्तिष्क में उभार जैसा दिखता है, ठीक है ना। और मस्तिष्क में संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस या मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन होता है। तो इन सब चीज़ों में जो होता है कि मस्तिष्क ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है बच्चा का, लेकिन जब बच्चा में पानी जल का कमी होता है तो यह नीचे धंसा हुआ दिखाई देगा, समझ रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ। अग्र फ्रंटनेल यानी जन्म के बाद लगभग 18 महीने की एज पर बंद हो जाता है। क्लोजर टाइम जो एंटेरियर फ्रंटली का होता है वह लगभग 18 महीने, ठीक है, जबकि पोस्टेरियर फ्रंटली का जो क्लोजर टाइम होता है लगभग 2 महीने यानी 6 सप्ताह, 1.5 से 2 महीने पर बंद हो जाता है। तो याद रखिएगा, आगे वाला लेट से बंद होता है 18 महीने, पीछे वाला जल्दी बंद हो जाता है, ठीक है ना, 6 से 8 सप्ताह में, 1.5 से 2 महीने में। तो याद रखिएगा फ्रंटली मतलब होता है कि जैसे मस्तिष्क जो होता है ना बच्चा का, तो आप लोग देखते हुइएगा इसमें सुचर्स रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको सुचर्स रहता है।
तो ए सुचर्स जो होता है, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे ए सुचर्स, तो यहाँ पे जो है आपका गैप रहता है। आप लोग देखिएगा पिक्चर में पता चल जाएगा, ज्वाइंट के बीच जो है गैप रहता है, और यही गैप जो है आपके बंद होने में जो समय लगता है वही को हम लोग जो है ये कहते हैं कि कितने समय में। तो ये आगे वाला भाग होगा एंटेरियर, और ये पीछे वाला जो होता है ये पोस्टेरियर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ माय डियर। नवजात शिशु के गर्दन छोटी तथा कई बल्बों फोल्ड्स युक्त होती है। आप लोग देखिएगा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका गर्दन जो है, गर्दन में काफ़ी जो है उसको घुमावदार देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एक वलय, एक फोल्ड्स के रूप में, समझ गए। भ्रूण फेफड़ों यानी फीटल लंग्स में कुल रक्त का केवल 1% रक्त सप्लाई होता है। हम जानते हैं कि बच्चा का जो फेफड़ा होता है जब भ्रूण में होता है, गर्भ के अंदर जब होता है तो उसका फेफड़ा उतना काम नहीं करता है, उसको सारा चीज़ जो मिलना होता है ऑक्सीजन, ब्लड वगैरह, वह अम्बिलिकल नाभि नाल से जो है मिलता है, समझ गए। तो इसीलिए कुल रक्त का केवल 1% रक्त ही सप्लाई होता है। आगे बढ़ता हूँ। भ्रूण के लिए प्लेसेंटा ही ऑक्सीजन का सोर्स होता है। अभी मैंने बताया कि बच्चा गर्भ में पल रहा है तो उसके लिए उसका भोजन, पोषण, ऑक्सीजन, सब चीज़, गैसों का आदान प्रदान सब जो है नाभि नाल अम्बिलिकल कोड के द्वारा होता है। और अम्बिलिकल कोड के द्वारा कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। प्लेसेंटा कहाँ से लाता है? तो प्लेसेंटा को यूट्रस के जो दीवार से जो प्लेसेंटा लगा है तो यूट्रस से मिलता है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा अम्बिलिकल नाल से जुड़ा हुआ है बच्चा को, तो उसके द्वारा बच्चे को मिलता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए। फीटल हेड यानी भ्रूण का खोपड़ी, यहाँ पे जो है यहाँ पे हार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, HERT। फीटल हार्ट दाएं आलिंद राइट एट्रियम में सर्वाधिक ऑक्सीजन सेचुरेटेड वाला रक्त पाया जाता है, ठीक है ना। जो भ्रूण का हृदय होता है, भ्रूण का हृदय में जो राइट एट्रियम होता है उसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन संतृप्त वाला जो है ब्लड पाया जाता है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा। आगे है दाएं आलिंद। भ्रूण में अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स युक्त रक्त लेकर जाती है। अभी मैंने बताया कि भ्रूण में जो होता है वह अम्बिलिकल वेन जो होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेकर जाता है बच्चे की ओर, ठीक है ना। अम्बिलिकल आर्टरी नहीं, वेन, यहाँ पे उल्टा होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। अम्बिलिकल आर्टरी भ्रूण से तुलनात्मक कम ऑक्सीजन तथा उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि युक्त रक्त प्लेसेंटा तक लेकर जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे नॉर्मल जीवन में होता क्या है कि जैसे आर्टरी वाला शुद्ध रक्त लेकर जो है हृदय की तरफ जो है क्या हृदय की तरफ से आता है, ठीक है ना। लेकिन शुद्ध के लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए बॉडी की ओर से जो ब्लड है उसको वेन लेकर हार्ट की तरफ जाता है। ये होता है ना नॉर्मल लाइफ में, लेकिन भ्रूण के केस में उल्टा होता है। आर्टरी जो होता है वो अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला और उत्सर्जी पदार्थ को जो है लेकर क्या करता है, प्लेसेंटा की ओर जाता है। और प्लेसेंटा की ओर से अगर शुद्ध वाला लाना हो तो अम्बिलिकल वेन, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। टर्म के समय परिपक्व प्लेसेंटा का वेट लगभग 500 ग्राम तथा डायमीटर लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर होता है। माय डियर, जब परिपक्व हो जाता है, पूरा समय हो जाता है, तो प्लेसेंटा का जो अपना वेट होता है लगभग 500 ग्राम और उसका डायमीटर लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर होता है। मैच्योर प्लेसेंटा एक सर्कुलर डिस्क के समान प्रतीत होती है। कहने का मतलब है जैसे ये अपन यूट्रस है तो सर्कुलर डिस्क यानी वह ऐसे लगा रहेगा या ऐसे लगा रहेगा या ऐसे लगा रहेगा, ठीक है ना। यानी यह सर्कुलर चक्रीय जो है लगा रहता है यूट्रस के साथ, इसीलिए इसे सर्कुलर कहा जाता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। टर्म यानी पूर्ण समय के समय प्लेसेंटा का वजन गर्भस्थ शिशु के वजन यानी गर्भ में पल रहे शिशु के वजन का लगभग 1/6 होता है। अर्थात गर्भस्थ शिशु और प्लेसेंटा के जो है वजनों का अनुपात 1/6 होता है। कहने का मतलब है अगर बच्चा का मैं बता दूं, अगर बच्चा का वजन 6 है तो गर्भस्थ शिशु का जो वजन होगा 6 होगा, तो प्लेसेंटा का वजन कितना होगा, 1 होगा, ध्यान रखिएगा। यानी जो अगर टोटल 6 गुना है, सीधा कह सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु का वजन 6 गुना होगा तो प्लेसेंटा का वजन 1 गुना होगा, समझ रहे हैं। यानी
ये बात समझ लिए, 6 भाग में से 1 भाग जो होगा वह आपका प्लेसेंटा का होगा। यानी सीधा समझ लीजिए, अगर बच्चा 2.5 किलो का होगा तो इसमें 6 से आप भाग दे दीजिए तो उसका 1 भाग जो है प्लेसेंटा का हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। मैच्योर प्लेसेंटा लगभग 22 से 24 इंच यानी 55 से जो है 60 सेंटीमीटर लंबी जो है नाभि नाल द्वारा फिटस से जुड़ी रहती है। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि जो प्लेसेंटा होता है वह भ्रूण से अम्बिलिकल कोड के द्वारा जुड़ा रहता है। बातें को ध्यान में रखना है। आगे आते हैं पोषक पदार्थ। अब हम लोग न्यूट्रिशंस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको न्यूट्रिशन से भी रहने वाला है। पोषक पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो न्यूट्रिशन है उसे 2 भागों में, पोषक यानी न्यूट्रिएंट को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। ठीक है? कौन कौन है? ऐसे सब तो MCQ में पढ़ाए हैं, बट देख लीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे न्यूट्रिएंट्स होता है, वो पोषक तत्व होता है जो व्यक्ति के आहार में अधिकांश जो है मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जो है आपको मिल जाता है। समझ गए? जैसे आप लोग खुद देखिए, हम लोग भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सब जो है भोजन में ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है ना? बृहद पोषक बोलते हैं। बृहद मतलब ये ज़्यादा पाया जाता है हमारे आहार में। ओके। लेकिन माइक्रो मतलब होता है लघु, सूक्ष्म पोषक पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो हमारे भोजन में जो है आवश्यक मात्रा में, जो भोजन में सूक्ष्म रूप में यानी कम मात्रा में पाया जाता हो, ये वे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, हमारे बॉडी को ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए भोजन वगैरह में ज़्यादा मौजूद भी होता है। लेकिन माइक्रो हमारे बॉडी को कम चाहिए भी, कम आवश्यक भी है, और यह भोजन में कम पाया भी जाता है। ठीक है? यह भी जो है 2 प्रकार के होता है, एक होता है विटामिन्स और एक होता है मिनरल्स। जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब हमें एक संतुलित मात्रा में बॉडी में है तो बढ़िया है। ठीक है ना? तो ये सब कम, अब भोजन जो आप लेते हैं तो वहाँ भी कम ये मौजूद होता है विटामिन सब। आप बहुत अच्छा चीज़ खाइएगा तो हो सकता है थोड़ा सा उसमें जो है आपको विटामिन्स मिल जाएगा। समझ रहे हैं? अगर 1 गिलास आप जो है जाकर आप जो है संतरा का जूस पी लिए तो विटामिन सी का स्रोत है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको विटामिन सी जो है वहाँ से मिल जाएगा। तो यह काफ़ी सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। समझ गए? और इस शरीर के लिए भी उतना ही आवश्यक होता है। अब किसी को उतना भी नहीं बॉडी में मिल पाता है पोषक तत्व से, आहार या भोजन करने से अगर उतना भी जो है नहीं मिल पाता है जितना ज़रूरी है, तो फिर जो है सप्लीमेंट लेना पड़ता है। विटामिन डी का गोली, विटामिन सी के लिए जो है लिमसी वगैरह, बहुत सारे जो है विटामिन ई का गोली, सबका अलग अलग जो है गोली आता है जो बॉडी को पूरा करता है। ठीक है ना? तो ये सब सूक्ष्म रूप में पाया जाता है। और खनिज लवण भी बहुत सारे जो सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। आगे है प्रोटीन शरीर के उचित वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। ये शरीर निर्माण का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक जो है होता है। तो प्रोटीन शरीर के उचित वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ये शरीर निर्माण का भी जो है काम करता है। अपन आगे है, एक वयस्क को प्रतिदिन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार प्रतिदिन 1 ग्राम प्रति केजी बॉडी वेट प्रति डे के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे है, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, शिशु तथा बच्चे को तुलनात्मक अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक नॉर्मल वयस्क व्यक्ति से कहीं भी ज़्यादा एक गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला या शिशु को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का डिमांड ज़्यादा रहता है। समझ गए? आगे है क्वास्कियोर आहार में, देखिए क्वास्कियोर या मरासमस, यह जो है न्यूट्रिशनल यानी पोषण से कमी से होने वाला बीमारी है। क्वास्कियोर जो होता है आहार में, भोजन में प्रोटीन की कमी को दर्शाता है। प्रोटीन की कमी से होगा क्वास्कियोर। मरासमस प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से मरासमस होता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। आगे है, वसा ऊर्जा की अच्छी सोर्स होती है, यानी फैट जो होता है वह एनर्जी का एक गुड सोर्स होता है। तो फैट अगर आपको ज़्यादा है तो हानि तो करता है, फैट हानिकारक भी है। वसा बॉडी में बढ़ने से मोटापा बढ़ेगा, लेकिन फैट जो है वह एनर्जी का एक अच्छा स्रोत भी है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। आगे है,
1 ग्राम वसा यानी 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से लगभग 9 किलो कैलोरी जो है एनर्जी मिल जाता है। देखिए 1 ग्राम फैट से इतना एनर्जी मिल जा रहा है, लेकिन आप नीचे देखिएगा कि 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको 4 किलो कैलोरी ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कितना हो गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देखिए यही चीज़ लिखा है, इतना एनर्जी प्राप्त हो जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण से मिलने वाले एनर्जी के 2 गुने से भी ज़्यादा है। यानी आप अगर मान गए 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेते हैं तो अगर आपको 4 किलो कैलोरी मिल रहा है ऊर्जा, तो अगर आप 1 ग्राम फैट ले लेते हैं तो सीधा 9 किलो कैलोरी मिल जाएगा, यानी 2 गुना से भी अधिक मिल रहा है फैट से। तो फैट से एनर्जी तो ज़्यादा मिलता है, बट वो शरीर के लिए घातक भी होता है, क्योंकि फैट बढ़ेगा तो दिक्कत होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे मैं बहुत अच्छे जो है कॉन्सेप्ट थ्योरी आपको मैं बता दिया। चैनल पर नए हैं, तमाम जानकारी तमाम चीज़ें के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।